मच मार्कल इंग्लैंड के हेरफोर्डशायर में स्थित एक सुंदर गांव है जो पीढ़ियों से पारंपरिक खेती करने वाले समुदाय का घर है। ये यूके के सबसे कुख्यात आधुनिक सीरियल किलर में से एक का जन्म स्थान भी है, जिन्हें यूके ने कभी देखा है। उन्नीस सौ 1941 के 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे गांव के एक कॉटेज के ऊपर की एक गंदी सी कमरे में एक लड़का पैदा हुआ। उसके माता पिता डेजी और वॉल्टर ने उसका नाम फ्रेडरिक वॉल्टर स्टीफन वेस्ट रखा। मां उनका पहला जीवित बच्चा था, जिसकी सुनहरी घुंघराली बाल और नीली आंखें देखकर स्थानीय लोग उसकी सुंदरता पर हैरान रह गए। अगले 10 वर्षों के दौरान डेजी ने 6 और बच्चों को जन्म दिया। हालांकि दुख की बात है कि उसका तीसरा बेटा डेविड जन्म के 1 महीने के भीतर ही मर गया। परिवार बढ़ने पर वेस्ट परिवार ने 2 बार घर बदला और आखिरकार मूर कोट कॉटेज में बस गए, जहां फ्रेड वेस्ट ने बचपन का बाकी समय बिताया। परिवार ने काफी गरीबी में जीवन बिताया। वे जमीन से ही अपनी आजीविका चलाते थे और 8 लोग एक 3 कमरों वाले कॉटेज में रहते थे, जिसमें न तो पानी की सुविधा थी और न ही बिजली थी। शौचालय के नाम पर केवल एक बाल्टी थी, जिसे रोज चूहे भरे गंदे गड्ढे में खाली करना पड़ता था। वह घर एकांत में था, लेकिन वहां से ग्रामीण इलाकों का शानदार नजारा दिखता था। डेजी के 6 जीवित बच्चों में से फ्रेड उसका सबसे पसंदीदा था और उसके भाई बहन उसे मम्मी का नीली आंखों वाला लड़का कहते थे। फ्रेड अपनी मां को बहुत चाहता था और उनका रिश्ता कभी-कभी अस्वस्थ सीमा तक पहुंच जाता था। फ्रेड का अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं था, जबकि वे बाकी बेटों के करीब थे। फ्रेड पहले स्थानीय स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन पढ़ाई में कमजोर थे और गंदे रहने पर मुसीबत में पड़ते थे। सहपाठी उन्हें बेरहमी से चिढ़ाते थे। फ्रेड के कम दोस्त थे और वे भाई बहनों पर निर्भर रहते थे। वे छोटे भाई जॉन के खास करीब थे। हालांकि जॉन कभी-कभी फ्रेड को तंग करता था। वेस्ट परिवार के बच्चे गर्मियों की छुट्टियां और खाली समय घर के कामों में मदद करते हुए बिताते थे और कहा जाता था कि उनके रिश्ते स्वाभाविक से कहीं ज्यादा घनिष्ठ हो गए थे। और खास तौर पर फ्रेड और उसकी मां के बीच का रिश्ता शायद अनाचारपूर्ण था। बाद की जिंदगी में फ्रेड ने अपने पिता की कम उम्र की लड़कियों के प्रति विकृत यौन प्रवृत्तियों के बारे में भी बात की और दावा किया कि यह मच मार्कल में उसके बचपन का सामान्य हिस्सा था, और यही सोच फ्रेड अपने वयस्क जीवन में भी लेकर चला गया। फ्रेड ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। पढ़ना लिखना मुश्किल से आता था, लेकिन तुरंत पिता के साथ खेत में काम करने लगा और बाद में भाई जॉन भी जुड़ गया। अब फ्रेड के सुनहरे घुंघराले बाल गहरे, घने और लगभग काले हो गए थे और सप्ताहांत में वेस्ट लड़के पास के लेडबरी शहर में जाया करते थे, जहां वे अन्य स्थानीय लड़कों से मिलते, सिगरेट पीते, शराब पीते और चिप्स खाते थे। अब फ्रेड अपनी शक्ल सूरत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। तीखी नीली आंखों और घुंघराले काले बालों वाले फ्रेड को इलाके की लड़कियां सबसे हैंडसम मानती थीं। हालांकि युवतियों के साथ उसका भद्दा और बदतमीज व्यवहार जल्द ही उनके विचार बदल देता था। अगर फ्रेड को कोई लड़की पसंद आती तो वह उसे पकड़ लेता, चाहे वह भी उसे पसंद करती हो या नहीं। वो दोस्तों से लड़कियां छीनने में मजा लेता था। 17 की उम्र में फ्रेड ने मोटरबाइक खरीदी, जो उसकी शान और खुशी थी। ये बैंगनी 125 सीसी जेम्स मोटरबाइक थी। लेकिन 28 नवंबर 1958 की शाम को फ्रेड एक हादसे में शामिल हो गया, जब उसने अपनी बाइक एक स्थानीय लड़की पैट मैन से टकरा दी, जो अपनी साइकिल चला रही थी। फ्रेड और पैट दोनों घायल हो गए। हालांकि पैट को सिर्फ हल्की खरोंचें और चोटें आईं, जबकि फ्रेड को सिर में गंभीर चोट और कई हड्डियां टूट गईं। फ्रेड 7 दिनों तक हेरफोर्ड अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। उसकी चकनाचूर खोपड़ी को ठीक करने के लिए उसमें स्टील प्लेट लगाई गई थी। माना जाता है कि इस हादसे का उसकी जिंदगी और मानसिक क्षमताओं पर गहरा असर पड़ा और इसके कारण उसे जीवन भर की समस्याएं झेलनी पड़ीं।
इस हादसे ने उसकी पहले की अच्छी शक्ल सूरत भी बदल दी। अब उसके चेहरे के नए नक्श टेढ़े हो गए थे और वो लंगड़ा कर चलता था। ठीक होने के बाद उसने लेडबरी में अपनी पुरानी सामाजिक जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन चोटों के कारण नाच न पाने पर वो मजाक का पात्र बन गया और पहली बार फ्रेड में आक्रामकता दिखी। वो घर पर रहने के लिए भी जूझ रहा था और पिता से तनाव असहनीय हो गया था। इसी समय के आसपास उसकी मुलाकात 16 साल की कैथरीन बर्नाडेट कॉस्टेलो से हुई, जिसे रीना या रीनी के नाम से जाना जाता था। वे दोनों मच मार्कल मेमोरियल हॉल में आयोजित एक डांस में मिले थे। रीना हाल ही में अपने मूल स्कॉटलैंड से गांव में अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए आई थी। वह ग्लासगो के पास एक गरीब औद्योगिक शहर से थी और उसकी परवरिश पिता ने की, क्योंकि मां छोड़ गई थी। बचपन से ही वो पुलिस के साथ मुसीबत में पड़ती थी और अपराधी मानी जाती थी, शायद परेशान पारिवारिक जीवन के कारण। वह उन गिनी चुनी लड़कियों में थी जिन्होंने फ्रेड के महिलाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार और सेक्स की मांग को नजरअंदाज किया। इसके विपरीत वह उसके विकृत स्नेह के लिए आभारी थी। हालांकि उनके तीव्र संबंध और फ्रेड की जलन ने तीखी बहसों को जन्म दिया और आखिरकार वह स्कॉटलैंड लौट गईं। इसके बाद फ्रेड ने अपना ध्यान एक स्थानीय लड़की की ओर लगाया जो केवल 13 साल की थी और अगले 6 महीनों तक वो उससे छुपकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह अभी सप्ताहांत लेडबरी में बिताता था। एक बार उसने एक लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की के मना करने और मारने पर वह संतुलन खोकर सीढ़ियों से गिर गया और सिर कंक्रीट फर्श पर लग गया। वह फिर से बेहोश हो गया और जब 24 घंटे बाद उसकी होश में आया तो उसका व्यवहार फिर से बदल चुका था। वह इतना चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया कि परिवार और जानने वालों को लगा उसे दिमागी चोट है। इस घटना के बाद फ्रेड छोटे मोटे अपराधों की ओर मुड़ गया और ब्रायन हिल के साथ एक दुकान से गहने चुराते पकड़े गए। कोर्ट ने दोनों पर 4-4 पाउंड जुर्माना लगाया। ये कानून के साथ उसकी कई झड़पों में से पहली थी और अगली बार तब हुई जब पता चला कि जिस 13 साल की लड़की के साथ वो संबंध बना रहा था वो उसके बच्चे के साथ गर्भवती हो गई है और उस पर एक बच्चे के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया। ये घोटाला उसकी मां डेजी के लिए आखिरी झटका था और उसने फ्रेड को घर से निकाल दिया। फ्रेड अब अपनी मौसी वॉयलेट के पास रहने लगा। इस बीच वेस्ट परिवार ने उससे बात बंद कर दी और उसने खेत की नौकरी छोड़ दी। मुकदमा तब खत्म हुआ जब 13 साल की लड़की ने गवाही से इनकार किया, जिससे फ्रेड आजाद हो गया और 1 साल से भी कम में उसकी मां ने उसे घर बुला लिया। रीनी स्कॉटलैंड से लौट आई और दोनों फिर मिल गए। हालांकि जब से वे दोनों अलग हुए थे उन 2 सालों में रीनी ग्लासगो में वेश्या के रूप में काम कर रही थी। उसे चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने बोस्टल में भी समय बिताया था। रीनी एक एशियाई बस ड्राइवर के साथ थोड़े समय के रिश्ते के बाद गर्भवती भी हो गई थी। फ्रेड ने फैसला किया कि सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि वह खुद ही बच्चे का गर्भपात करने की कोशिश करे, लेकिन इस कच्चे ऑपरेशन के दौरान दोनों पकड़े गए और यह कोशिश छोड़ दी गई। इसके बजाय उन्होंने शादी करने का फैसला किया और फ्रेड ने उस बच्चे को अपना मानकर पालने के लिए सहमति दे दी। फ्रेड जानता था मां मंजूरी नहीं देंगी, इसलिए 21वें जन्मदिन तक इंतजार किया। फिर बिना माता पिता की अनुमति के 17 नवंबर 1962 को रीनी से लेडबरी रजिस्ट्री ऑफिस में शादी कर ली। फ्रेड का भाई जॉन ही एकमात्र मेहमान था और उसी ने शादी की एकमात्र फोटो खींची थी। चौंकाने वाली बात है कि यही फोटो लापता पोस्टरों पर तब इस्तेमाल हुई जब 32 साल बाद पता चला कि रीनी के बारे में सालों से किसी ने कुछ नहीं सुना। फ्रेड और रीनी ने शादी की पहली रात फ्रेड के माता पिता के ड्राइंग रूम के सोफे पर बिताई। डेजी इस गुप्त शादी से खुश नहीं थी और कहीं और न जा पाने पर नवविवाहित जोड़े ने स्कॉटलैंड में रीनी के पास अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मच मार्कल के सुंदर ग्रामीण इलाके की तुलना में वहां की जिंदगी एक उतनी ही उजाड़ जगह में बेहद उदास थी। शादी की शुरुआत से ही उसका अंत तय था। फ्रेड की बेरहम सेक्स की मांगें रीनी को अक्सर रुला देती थीं और ये बलात्कार जैसा ही था। रीनी ने फिर से वैश्या का जीवन शुरू किया, जिसमें फ्रेड ने उसे उकसाया। उसकी जिंदगी फ्रेड की हिंसक सेक्स मांगों और नियमित पिटाई में सिमट गई, भले ही वो गर्भवती थी। 22 मार्च 1963 को रीनी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने चार्मेन कैरोल मैरी रखा। बच्ची की मिश्रित नस्ल बहुत साफ दिखाई देती थी
और ये रीनी के परिवार वालों के लिए चौंकाने वाला था। इसलिए वेस्ट परिवार को चौंकाने से बचाने के लिए दोनों ने कहा कि रीनी ने बच्चा खो दिया और फिर एक एशियाई बच्ची को गोद लिया। फ्रेड को उस बच्ची से तुरंत नापसंदगी हो गई जो उसकी नहीं थी, और चार्मेन के जन्म से रीनी से उसका रिश्ता बिगड़ गया। वे कुछ समय अलग रहे। रीनी ग्लासगो के टेनमेंट ब्लॉक में चार्मेन के साथ अकेली रहने लगी। जल्द ही फ्रेड उसके साथ रहने आ गया और दोनों सेवॉय स्ट्रीट नंबर 25 के गंदे मोहल्ले में रहने लगे, जो 3 में से पहला नंबर 25 का घर था। कई बार फ्रेड मच मारकर लौटता तो सुनने वालों से डींग मारता कि वह ग्लासगो में मिस्टर बिग है और ड्रग डीलिंग व अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। असलियत में वह एक आइसक्रीम वाला था जो चमकीले पीले रंग की मिस्टर विपी वैन चलाता था और अपने दिन ग्लासगो की फैली हुई कॉलोनियों में ग्राहकों की तलाश में बिताता था। ये काम उसे किशोर लड़कियों से बातें करने का मौका भी देता था और वो हर मौके पर उन्हें अपनी वैन में लुभाने की कोशिश करता था। जुलाई 1964 में चार्मेन के जन्म के ठीक 1 साल बाद रीनी ने फिर से जन्म दिया, इस बार फ्रेड के बच्चे को, एक छोटी लड़की जिसका नाम उन्होंने एन मैरी रखा। फ्रेड अपनी पहली बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन चार्मेन के साथ बुरा व्यवहार करता और रोज उस पर गुस्सा निकालता था। बढ़ते परिवार के साथ फ्रेड और रीनी मैकलन स्ट्रीट के बड़े फ्लैट में चले गए। यहाँ रहते हुए फ्रेड ने प्लॉट किराए पर लेकर आलू और पत्ता गोभी उगाई। अजीब ये था कि फ्रेड ने प्लॉट का एक हिस्सा खाली रखा, मानो कुछ लगाने वाले हों, पर कभी कुछ नहीं लगाया। अन्य प्लॉट धारकों ने जब फ्रेड से पूछा कि वह हिस्सा क्यों रखा है, तो उसने कहा वह खास चीज के लिए है। फ्रेड देर रात अपने प्लॉट पर जाकर कम उम्र की लड़कियों को सेक्स के लिए लाता था। जब फ्रेड उस इलाके में था तब कम से कम 4 कम उम्र की लड़कियां गायब हो गईं और कभी नहीं मिलीं। कई लोगों का मानना है कि फ्रेड की हत्यारी प्रवृत्तियां स्कॉटलैंड में ही शुरू हुईं और वो प्लॉट दफन स्थल हो सकता था। दुर्भाग्य से हमें शायद कभी भी निश्चित रूप से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन वर्षों के दौरान उस इलाके को बुलडोजर से समतल कर फिर से विकसित कर दिया गया और अब वह जगह M8 मोटरवे का 13 लेन वाला जंक्शन बन चुकी है। स्कॉटलैंड में फ्रेड ने कई अफेयर किए और कम से कम एक नाजायज बच्चे स्टीफन का पिता बना। गैरेथ नामक लड़के के बारे में भी कहा जाता है कि वह फ्रेड का था। वो एक भयानक त्रासदी के लिए भी जिम्मेदार था जब उसने अपनी आइसक्रीम वैन से एक छोटे लड़के को टक्कर मार दी और उसकी जान ले ली। लड़के की मौत के बाद फ्रेड को स्थानीय लोगों ने बदनाम किया और उसने ग्लासगो छोड़ने और चार्मेन और एन मैरी के साथ मच मारकर लौटने का फैसला किया। अब उसकी शादी अस्थिर थी और रीनी उसके साथ जाने से मना कर ग्लासगो में नए प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। आखिरकार रीनी उसके साथ चली गई और दोनों ग्लॉस्टर के विलोस कार्मा साइट पर रहने लगे। हालांकि रीनी अक्सर स्कॉटलैंड लौट जाती थीं और ऐसी ही एक यात्रा के बाद वो 2 दोस्तों ईसा मैकनील और अन्ना मैकफॉल के साथ ग्लॉस्टर लौटी। दोनों लड़कियां अपने घर में खुश नहीं थीं और इंग्लैंड में काम और नई जिंदगी तलाशना चाहती थीं। तीनों महिलाएं और रीनी के बच्चे जब ग्लॉस्टर बस स्टेशन पहुंचे तो फ्रेड, जो तब कसाई खाने में काम करता था, ने उनका स्वागत किया। वह उन्हें अपनी बदबूदार लॉरी में लेने आया जिसमें जानवरों के अवशेष थे। 4 वयस्क और 2 बच्चे अपनी छोटी करावान में रहते थे, लेकिन कुछ हफ्ते बंद रहने और काम न मिलने पर महिलाएं चाहने लगीं कि काश वे स्कॉटलैंड लौट जातीं। उन्हें अशिष्ट और अप्रत्याशित फ्रेड के साथ रहना पड़ता था, जिसका रीनी के साथ उथल-पुथल भरा रिश्ता अक्सर हिंसा पर खत्म होता था। ईसा और रीनी ने चुपचाप भागने का प्लान बनाया और रीनी के पूर्व प्रेमी से कहा कि वो स्कॉटलैंड से आकर उन्हें ले जाए, लेकिन अन्ना, जो फ्रेड के करीब थी, ने उसे भागने की योजना बता दी और वह अचानक घर आकर महिलाओं को सामान पैक करते पकड़ लिया। एक हिंसक टकराव हुआ उस आदमी, रीनी और फ्रेड के बीच और फ्रेड ने बच्चों को पकड़ लिया और रीनी को उन्हें ले जाने से मना कर दिया। आखिरकार परेशान रीनी ईसा के साथ अपने बच्चों के बिना चली गई। अन्ना ने कहा कि वो बच्चों की देखभाल करेगी। वो फ्रेड के प्रति पूरी तरह से दीवानी हो गई थी और अपनी मां को लिखे पत्रों में उसने अपने नए जीवन के बारे में लिखा कि कैसे वो फ्रेड के साथ एक खूबसूरत घर में रहने लगी और शादी करने की योजना बनाई। ये झूठ था, वे अभी भी कारवा में रहते थे। 16 साल की अन्ना चार्मेन और एन मेरी की देखभाल करने में संघर्ष कर रही थीं
और आखिरकार फ्रेड ने उन्हें सरकारी देखरेख में दे दिया। इसके बाद लड़कियों को या तो थोड़े समय के लिए फ्रेड के पास वापस भेज दिया जाता था, या जब वह उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता था तो उन्हें पालक परिवारों के पास भेज दिया जाता था। ग्लासगो में रीनी अपने बच्चों को बहुत याद करती थी और 1966 की गर्मियों में उन्हें वापस पाने के लिए इंग्लैंड लौट आई। लेकिन जब रीनी को अन्ना और पति के रिश्ते की सच्चाई पता चली तो वो जलन से भर गई और अपने बच्चों के साथ स्कॉटलैंड लौटने की बजाय पास के कारवा पार्क ले गई। पुराने दोस्त के विश्वासघात से गुस्से में आकर उसने उसकी सारी चीजें चुरा लीं और चोरी करने निकल गई। जल्द ही पुलिस इसमें शामिल हो गई और रीनी ने उनसे बचने के लिए स्कॉटलैंड लौटने की कोशिश की। विडंबना ये रही कि उसका पीछा किया गया और स्कॉटलैंड में ग्लॉस्टर की एक युवा महिला पुलिस कांस्टेबल हेजल सेवेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो अधिकारी 28 साल बाद फ्रेड वेस्ट की जांच में केंद्रीय भूमिका में आई। रीनी को वापस ग्लॉस्टर लाया गया, जहां उसे घर में सेंधमारी और चोरी का दोषी ठहराया गया और 3 साल की प्रोबेशन परिवीक्षा की सजा दी गई। फ्रेड ने अदालत में कबूल किया कि वो एन्ना मैकफॉल के साथ रह रहा था, लेकिन उसे स्कॉटलैंड भेजकर अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहता था। मुकदमे के बाद फ्रेड ने अन्ना और रीनी के साथ अपने रिश्ते संभाले, लेकिन ये जटिलता फ्रेड पर भारी पड़ रही थी। ये साबित नहीं हुआ, लेकिन माना जाता है कि उसने अपने क्षेत्र की अनजान महिलाओं पर झुंझलाहट निकालना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1965 से जनवरी 1967 के बीच ग्लॉस्टर इलाके में एक आदमी द्वारा 8 हिंसक यौन हमले महिलाओं पर किए गए थे, फ्रेड के होलिये से मेल खाते हुए। हालांकि ये समानता कई साल बाद ही समझ में आई, जब फ्रेड वेस्ट की हत्यारी जिंदगी आखिरकार उजागर हुई। 15 साल के रॉबिन होल्ट की अजीब मौत भी हुई थी, जो एक ऐसा लड़का था जिसे फ्रेड और अन्ना दोनों जानते थे। फ्रेड और रॉबिन ने ग्लॉस्टर की एक फार्म मशीनरी फैक्ट्री में साथ काम किया, लेकिन 20 फरवरी 1967 को रॉबिन काम से घर नहीं लौटा और अगले दिन उसे फ्रेड के गांव मच मार्कल में देखा गया। 9 दिन बाद वो अपने घर के पास एक बंद पड़े गायों के शेड में आधा नग्न और फांसी पर लटका हुआ मिला। उस इलाके में अश्लील पत्रिकाएं बिखरी हुई थीं, जिनमें मॉडलों की गर्दनों पर फंदे बने हुए थे। उस समय मौत आत्महत्या बताई गई थी, लेकिन कई साल बाद इसे फ्रेड से जोड़ा गया, हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ। रॉबिन की मौत के वक्त एन्ना मैकफॉल फ्रेड के बच्चे से गर्भवती थी। उसने मां को लिखा कि फ्रेड शानदार है और वह बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित है। असल में वो अब अकेले कारवैन में रहकर एन, मैरी और चार्मिन की देखभाल कर रही थी। रीनी के स्कॉटलैंड में रहने पर फ्रेड चिंतित था कि उसे अन्ना की प्रेगनेंसी का पता न चले, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पता न चले, उसे रास्ते से हटाना पड़ा। अन्ना को आखिरी बार जुलाई 1967 में ग्लॉस्टर के उसी कारवा साइट के पास देखा गया था जहां वो रहती थी। अन्ना के पत्र उसकी मां और ग्लासगो के दोस्तों को आना बंद हो गए। उस समय वह गर्भावस्था के आखिरी चरण में थी। उन्होंने मान लिया कि उसने इंग्लैंड में एक नई जिंदगी शुरू कर ली है और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। उन्हें ये अजीब लगा कि वो अपनी भूख से मरी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। उसकी तलाश या गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी ने भी नहीं की, सामाजिक सेवाओं ने भी नहीं, जो उसकी रहने की व्यवस्था और फ्रेड और रिनी के बच्चों की देखभाल को लेकर चिंतित हो गई थी, जब वह खुद गर्भवती हो गई थी। एन्ना के गायब होने के तुरंत बाद फ्रेड ने ट्यूक्सबरी के बिशप्स क्लीव गांव के लेक हाउस कैरावैन पार्क में रहना शुरू कर दिया। टोपी फील्ड्स रोड पर 1 मील से कम दूर 13 साल की रोज लेट्स रहती थी। रोज का जन्म 29 नवंबर 1953 को नॉर्थहम डिवॉन में हुआ था। उसके पिता विलियम, जिन्हें बिल के नाम से जाना जाता था, एक युद्ध के अनुभवी थे जो नौसेना में थे, और उसकी मां डेजी एक नाजुक कदकाठी की महिला थी। बाहर की दुनिया के लिए ये जोड़ा एक सुसंस्कृत परिवार और बेदाग घर के साथ खुश नजर आता था, लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं और असलियत बहुत अलग थी। रोज डेजी की चौथी संतान थी और उसके जन्म के समय ही डेजी गहरे अवसाद के दौर और सफाई तथा घर की स्वच्छता को लेकर जुनून से गुजर रही थीं। महत्वपूर्ण है कि जब डेजी रोज के साथ गर्भवती थीं, तो वह मानसिक रूप से टूटने के बाद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट ले रही थीं। गर्भावस्था के बावजूद मनोचिकित्सक ने इलाज जारी रखा, जिसमें मरीजों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिससे मानसिक रोगों में राहत मिलती है।
अंतिम इलाज रोज के जन्म से कुछ दिन पहले हुआ था। जब रोज का जन्म हुआ तो फ्रेड की तरह ही हर किसी ने कहा कि वो कितनी सुंदर बच्ची है। हालांकि वे उसके अजीब व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सके। वह घंटों सिर झुलाती और रात में बिस्तर से सिर टकराती थी, जिससे बड़े बच्चे शिकायत करते थे। रोज के बड़ी होने पर वह सिर आगे पीछे झुलाती रहती थी, जिससे वह सम्मोहित सी हो जाती थी। उसके भाई बहन उसे बुद्धिहीन और बहुत मूर्ख समझते थे। इसी वजह से उन्होंने उसे डोजी रोजी का उपनाम दे दिया था। जब उसकी मां रोज को गर्भ में लिए ईसीटी ले रही थीं, इसका असर उसकी आगे की जिंदगी और व्यवहार पर पड़ सकता था, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हालांकि ज्यादातर सफाई डेजी कर रही थी, लेकिन असल में उसका पति बिल ही सफाई को लेकर जुनूनी था। वो बच्चों के हाथ बालों की नियमित जांच पर जोर देता और कीटाणु मारने को कालीन ब्लीच में भिगोता था। उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। थोड़ी सी धूल देखकर भी वो बहुत गुस्सा हो जाता था। बिल ने पत्नी को घर के बाहर किसी से बात करने से इसलिए रोका क्योंकि उसे अफेयर का डर था। अगर उसे पता चलता कि उसने किसी पड़ोसी से बात की है तो वह बेरहमी से पीटता था। वो अपने बच्चों के साथ भी डेजी जितना ही क्रूर था। असल में रोज के माता पिता मानसिक रूप से बीमार थे और उनका व्यवहार बच्चों के बचपन और विकास पर गहरा असर डालता था। बिल को अपनी सबसे बड़ी बेटी पैट्सी में भी अनुचित दिलचस्पी थी, और जब वो और सहन नहीं कर पाई और घर छोड़कर रेंस के पास चली गई, उसने रोज पर ध्यान केंद्रित किया, जो बचपन में अपने पिता के व्यवहार को सामान्य मानती थी। रोज ने भी बहुत कम उम्र में अपने दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के लड़कों के साथ यौन गतिविधियों में लिप्त होना शुरू कर दिया। गांव में बिल की कम उम्र की लड़कियों में विकृत रुचि की अफवाहें फैलने लगीं। लेड्स परिवार डेवॉन से बिशप्स क्लीव ग्लॉस्टरशायर चला गया, जहां बिल को एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में नौकरी और घर मिला। अब परिवार के पास ज्यादा पैसे और सुरक्षा थी, फिर भी बिल का डराना धमकाना नहीं रुका। रोज क्लीव स्कूल जाती थी। ये समय उसके लिए दुखद था। उसके कम दोस्त थे और वो अब तक घुल मिल नहीं पाई थी। वो अधिक वजन की थी और बेरहमी से चिढ़ाई जाती थी। रोज ने हिंसा से जवाब दिया और अपने सताने वालों पर हमला करती थी, जिससे वो बिशप्स क्लीव के बच्चों में डर का कारण बन गई थी। जब रोज 15 साल की थी, उसकी मां अब और सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने बिल को छोड़ दिया। वो रोज और अपने छोटे बच्चों को लेकर अपनी बेटी ग्लेनिस के पास रहने चली गईं। रोज को ग्लेनिस और उनके पति के मोबाइल स्नैक बार में नौकरी मिल गई। इससे उसे ट्रक ड्राइवरों और मोटरिस्टों को सेक्स के लिए लुभाने का मौका मिला। उसने एक बार अपने जीजा को भी बहकाने की कोशिश की थी और वो अब भी अपने छोटे भाइयों का नियमित रूप से यौन शोषण कर रही थी। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि रोज ने ऐलान कर दिया कि वह अपने पिता के पास वापस जा रही है, जहां माना जाता है कि उनका यौन संबंध फिर से शुरू हो गया था। लेकिन डेजी के लिए अपने बाकी बच्चों का पालन पोषण करना नामुमकिन हो रहा था और उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे भी अपने पति के पास वापस जाना पड़ा। अब रोज को फुल टाइम नौकरी मिल गई थी। वो चिल्टनहैम हाई स्ट्रीट के कैफे में वेट्रेस थी, जो 5 मील दूर था। अब फ्रेड अपनी पत्नी रीनी के साथ कार्मा पार्क में रह रहा था, जो लेट्स परिवार के घर से दूर नहीं था। फ्रेड और रीनी ने बच्चों को देखभाल से निकाला और अन्ना के जाने के बाद उनका रिश्ता बेहतर हो गया। हालांकि इससे फ्रेड का कम उम्र की लड़कियों के पीछे भागना नहीं रुका, और उनमें से एक थी 15 साल की मैरी बास्टन, जो एक कैफे में वेट्रेस थी जहां फ्रेड कभी कभी जाता था। मैरी 6 जनवरी 1968 को लापता हो गई थी। उसे आखिरी बार ब्रिस्टल रोड ग्लॉस्टर में एक बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए देखा गया था। उसकी गुमशुदगी के बाद बड़ा खोज अभियान चला, लेकिन मैरी नहीं मिली और मामला नहीं सुलझा। 1994 में फ्रेड की गिरफ्तारी के बाद फ्रेड से मैरी की गुमशुदगी पर पूछताछ हुई, लेकिन उसने संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि ये निजी तौर पर कहा जाता है कि उसने मैरी को मारने की बात कबूल की थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने उसे कहां दफनाया था। ये बहुत प्रबल संभावना है कि मैरी फ्रेड वेस्ट की एक और शिकार थी। मैरी के गायब होते ही फ्रेड की मां की मौत हो गई और अंतिम यात्रा के बाद फ्रेड पर चोरी का आरोप लगा। इस वजह से उसने अपनी नौकरी खो दी और सेप्टिक टैंक खाली करने वाले के रूप में थोड़े समय तक काम करने के बाद उसने एक स्थानीय बेकरी में डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी हासिल कर ली।
और जब वो चिल्टनहैम हाई स्ट्रीट के एक छोटे कैफे में डिलीवरी कर रहा था तो 15 साल की रोज लांस ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक रात जब रोज काम के बाद बस का इंतजार कर रही थी, फ्रेड उसके पास आया और उससे बातें करने लगा। शुरुआत में रोज ने सोचा कि वह बेतरतीब सा बूढ़ा आदमी कोई भिखारी है, लेकिन जैसे जैसे वे बातें करने लगे उसे उसकी तवज्जो अच्छी लगने लगी और उन्हें पता चला कि वे एक दूसरे से सिर्फ 1 मील की दूरी पर रहते हैं। कुछ समय बाद उसने रोज को बाहर चलने को कहा और वे बिशप्स क्लीव के स्वैलो पब में मिले। शुरुआत में फ्रेड ने रोज से कहा कि वह एक अकेला पिता है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर स्कॉटलैंड वापस चली गई है और उसके पास 2 छोटी बेटियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। असलियत में रीनी अभी भी पास ही रह रही थी क्योंकि उनकी एक झगड़े के बाद वे फिर से अलग हो गए थे। रोज जल्दी ही फ्रेड की दीवानी हो गई और काम पर जाने के बजाय वो गंदी कारवैन में चार्मिन एन मैरी की देखभाल करती और फ्रेड के लाए मर्दों के साथ वैश्यावृत्ति करती थी। फ्रेड रोज के माता पिता से मिलने को उत्साहित था, लेकिन मिलने के बाद उन्हें फ्रेड पसंद नहीं आया। उन्होंने उसकी जायदाद होने और आइसक्रीम वैनों का बेड़ा होने जैसी उसकी बेहुदा झूठी बातों को तुरंत भांप लिया और जल्दी ही उन्होंने उसे वहां से भगा दिया और रोज को आदेश दिया कि वो उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ ले। माता पिता की नाराजगी के बावजूद रोज छुपकर फ्रेड से मिलती रहीं। जब पिता को पता चला तो उन्होंने सोशल सर्विसेज से अपनी बेटी की शिकायत की और उसके उच्छृंखल व्यवहार का हवाला दिया और रोज को 16 साल की उम्र तक सरकारी देखरेख में रखा गया। रोज 16 की होते ही सरकारी देखरेख छोड़ दी, फ्रेड से मिली और जल्दी ही गर्भवती हो गई। उसके माता पिता बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मांग की कि वह गर्भपात करवा लें और फ्रेड को छोड़ दे, वरना वे उसे अपनी संतान मानने से इनकार कर देंगे। उसने मना किया और अंततः फ्रेड के साथ मिडलैंड रोड ग्लॉस्टरशायर के किराए के फ्लैट में रहने लगी। शुरुआत में रोज खुशहाल परिवार का दिखावा कर चार्मिन और एन मैरी की देखभाल को लेकर उत्साहित थी, लेकिन यह सब जल्दी ही फीका पड़ गया और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती गई और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां जो खुद उससे ज्यादा छोटे नहीं थे उस पर बढ़ने लगीं, तो परेशानियां सामने आने लगीं। खासकर चार्मिन जिद्दी बच्ची बनती जा रही थी जिसे रोज के प्रति कोई खास सम्मान नहीं था। तनाव को और बढ़ाते हुए 17 अक्टूबर 1970 को रोज ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो एक लड़की थी जिसका नाम उन्होंने हीदर रोज रखा। हैरानी की बात है कि इतनी कम उम्र में भी रोज सामाजिक सेवाओं की निगरानी से बच गई, जिन्हें यह देखना चाहिए था कि वो एक नवजात और 2 बड़े बच्चों की देखभाल कर सकती है या नहीं। अगर जांच होती तो शायद इतिहास बदल जाता, क्योंकि उन्हें पता चलता कि वे तीनों बच्चे कितनी बुरी घरेलू स्थिति में हैं। स्थिति तब बिगड़ गई जब फ्रेड चोरी और वाहन संबंधी अपराधों में गिरफ्तार कर आरोपित किया गया और उसे 6.5 महीने की जेल हुई। 17 साल की रोज अब बिल्कुल अकेली थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे और कोई सहारा नहीं था और वो 3 छोटे बच्चों की देखभाल कर रही थी। इस दौरान वो बच्चों को सैडिस्टिक सजाएं देकर नियंत्रण में रखती थी, खासकर चार्मिन को, और रोज साफ कहती थी कि वो रीनी के लौटने का इंतजार नहीं कर सकती ताकि दोनों लड़कियों से छुटकारा पा सके। इस दौरान चार्मिन को उसके पैर में एक गहरी छेद वाली चोट के साथ अस्पताल ले जाया गया, जो संभवतः रोज के हिंसक व्यवहार का नतीजा थी। फिर भी किसी को शक नहीं हुआ और सामाजिक सेवाओं को खबर नहीं दी गई। हालांकि अपनी परेशानियों के बावजूद रोज ने फ्रेड को जेल में कई जोशीले पत्र लिखे और तुम्हारी हमेशा पूजा करने वाली पत्नी लिखकर हस्ताक्षर किए, जबकि फ्रेड तब भी रीनी से शादीशुदा था। रोज अक्सर फ्रेड से जेल में मिलने बच्चों के साथ जाती थी। इन्हीं मुलाकातों के कुछ समय बाद लगभग 15 जून 1971 के आसपास चार्मिन गायब हो गई। रोज ने परिवार और पड़ोसियों से कहा कि चार्मिन की मां रीनी उसे लेने आई हैं और उसे वापस स्कॉटलैंड ले गई हैं, लेकिन असलियत में संभावना है कि रोज ने अपना आपा खो दिया और लड़की की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि चार्मिन के गायब होने की जो वजह बताई गई थी उसे उसके स्कूल ने भी मान लिया, जिन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया कि उसके नए स्कूल से उसकी फाइल क्यों नहीं मंगाई गई, और 3 साल बाद उन्होंने उसकी फाइल को बस नष्ट कर दिया। माना जाता है कि 24 जून 1971 को जेल से रिहा होने पर रोज ने फ्रेड को बताया कि उसने चार्मिन की हत्या कर दी है और अब लाश छुपानी है। ये उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ रहा होगा और संभव है कि फ्रेड ने अन्ना मैकफेल और शायद मैरी बैथोलोम्यू की हत्या की बात कबूल की हो। इस भयानक राज ने दोनों को हत्यारे जोड़े के रूप में और करीब ला दिया। दोनों को जान लेने की समझ थी।
रोज ने बेरहमी से उस छोटी लड़की की लाश को अपने घर के नीचे कोयले के तहखाने में फेंक दिया था और फ्रेड ने उसके अवशेष निकालकर अपने फ्लैट के पिछले दरवाजे के बाहर खुदाई की गई एक गड्ढे में दफना दिया। अगले कुछ महीनों में जोड़े के राजों का बोझ किशोर उम्र की रोज के लिए बहुत बढ़ गया और उसने फ्रेड को छोड़कर हीदर के साथ अपने माता पिता के घर बिशप्स क्लीव लौटने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचने पर पिता ने उसे लौटा दिया। बोले, किस्मत खुद चुनी है, अब उसी में रहो। उसी दिन बाद में फ्रेड वहां आया और रोज को वापस ले गया, ये धमकी देते हुए कि अगर वो वापस नहीं आई तो उसके बिस्तर में उसकी जगह जल्दी ही कोई और औरत ले लेगी। फ्रेड के पास एक और समस्या थी, उसकी पत्नी रीनी। वह बेटियों की खबर लेती रहती थी और मिलने पर उसे बड़ी बेटी की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ होगा। उसने फ्रेड के रिश्तेदारों से मच मार्कल में उसकी जानकारी भी लेने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि उसी मुलाकात के दौरान फ्रेड ने रीनी को चार्मन से मिलवाने से पहले उसे पब ले जाकर नशे में कर दिया। उसने फिर अपनी कार में उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को 25 मिडलैंड रोड वापस ले गया, जहां उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को बैग में भर दिया। बाद में वह केम्बल के मच मार्कल के पास एक खेत में गया, जहां उसने अन्ना मैकफेल के साथ रीनी के अवशेष दफनाए। रीनी की गुमशुदगी कभी रिपोर्ट नहीं हुई और किसी ने उसकी कमी महसूस नहीं की। उसकी गुमशुदगी की जांच कई साल बाद तक नहीं हुई थी। रीनी की हत्या के बाद वेस्ट्स ने फिर से फ्लैट में अपनी गंदी जिंदगी शुरू की। रोज अपने घर में वैश्या का काम करती थी, जिसे फ्रेड प्रोत्साहित करता और दीवार के छेद से पत्नी को ग्राहकों संग देखता था। उनके बच्चे अक्सर यौन गतिविधियों के गवाह बनते थे, लेकिन फ्रेड और रोज को इसकी परवाह नहीं थी, जिससे ये दोनों लड़कियों की जीवन शैली बन गई। रीनी और चार्मन के रास्ते से हट जाने के बाद फ्रेड और रोज ने 29 जनवरी 1972 को शादी कर ली। समारोह में फ्रेड ने अपनी पहली शादी नहीं बताई और खुद को कुंवारा कहा, जबकि उसने उसी ऑफिस में रीनी से शादी की थी। डेवोन में वेस्ट्स हनीमून पर गए, जहां रोज का जन्म हुआ था। बाद में रोज को जानने वाले गवाहों ने कहा कि उनके साथ एक सुनहरे बालों वाली उभयलिंगी लड़की थी। आज तक उसकी पहचान और उसका ठिकाना अज्ञात है। जब वे ग्लॉस्टर लौटे तो उन्होंने घर बदलने का फैसला किया। मिडलैंड रोड बढ़ते परिवार और रोज के वेश्या के रूप में काम करने के लिए बहुत छोटा था। उनके मकान मालिक फ्रैंक जिगरमैन ने उन्हें क्रॉमवेल स्ट्रीट में कुछ 100 गज दूर एक बड़ा सेमी डिटैच्ड घर ऑफर किया। कभी लोकप्रिय रहा ये पता अब जर्जर था और अधिकांश बड़े घर छोटे किराए के कमरों और फ्लैट्स में बदल गए थे, जिनमें अक्सर छात्र आते जाते थे। लेकिन नंबर 25 को फ्लैटों या छोटे किराए के कमरों में नहीं बदला गया था। वो बड़ा था, उसमें गैराज और तहखाना था। ये फ्रेड और रोज के लिए अपनी गंदी जिंदगी जारी रखने और रोज के देह व्यापार को आगे बढ़ाने की सही जगह थी। फ्रेड ने तहखाने को ग्राहकों के लिए यातना कक्ष बनाने की योजना बनाई थी। वेस्ट परिवार के बसने के बाद उन्होंने बिल चुकाने के लिए किराएदार रखे और रोज नियमित रूप से उनमें से ज्यादातर के साथ यौन संबंध बनाती थी। इन किराएदारों में से एक अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लाने लगा। उसका नाम लिंडा गॉफ था। वेस्ट परिवार ने उससे दोस्ती कर उसे बच्चों और घर के कामों में अस्थायी नौकरी दी, क्योंकि रोज फिर से गर्भवती थी और मदद चाहिए थी। इसके कुछ ही समय बाद जून 1972 में रोज ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मे रखा। इसी समय फ्रेड और रोज ने 8 साल की एन मैरी का यौन शोषण शुरू किया। वे उसे 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट के तहखाने में ले जाकर कहते थे कि वह भाग्यशाली है कि उसके माता पिता इतने देखभाल करने वाले हैं। उसे यकीन दिलाया जाता था कि उसके साथ जो हो रहा है वह सभी प्यार करने वाले माता पिता करते हैं। एन मैरी को फ्रेड और रोज दोनों की तरफ से कई सालों तक भयानक यौन और शारीरिक शोषण सहना पड़ा। उसी साल नवंबर में फ्रेड और रोज ग्लोकेस्टर के बाहरी इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी चला रहे थे, जब उन्होंने एक हिचहाइकर को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। 17 वर्षीय कैरोलाइन ओवेंस अपनी मां और सौतेले पिता के साथ सिंडरफर्ड गांव में रहती थी। बातचीत के बाद उन्होंने उसे नैनी की नौकरी दी और कैरोलाइन क्रॉमवेल स्ट्रीट में रहने को कहा। रोज को वह जवान लड़की बहुत आकर्षक लगी, लेकिन कैरोलाइन उसके बढ़ते कदमों और घर की खुली यौन गतिविधियों से तंग आकर 1 महीने बाद चली गई। रोज उसे हर हाल में चाहती थी,
इसलिए दोनों ने मिलकर उसे अगवा करने की योजना बनाई। एक शाम कैरोलाइन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वेस्ट से लिफ्ट लेने को मान गई, लेकिन घर ले जाने की बजाय फ्रेड ने गेट पर गाड़ी रोकी और कैरोलाइन को बेहोश कर दिया। जागने पर उसके हाथ पैर बंधे और मुंह बंद था। वे उसे क्रोमवेल स्ट्रीट ले गए, जहां फ्रेड और रोज ने उसका यौन शोषण किया। आखिरकार कैरोलाइन किसी तरह भागने में सफल रही और अपनी मां को अपनी आप बीती बताने के बाद उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में की। मामला अदालत में जाने पर कैरोलाइन गवाही नहीं दे सकी, जिससे फ्रेड और रोज को सिर्फ 25-25 पाउंड का जुर्माना देकर रिहा कर दिया गया। उन्हें लगा कि अगली बार वे भाग्यशाली नहीं होंगे और कसम खाई कि अगला शिकार मारा जाएगा। फिर उनका ध्यान अपनी कभी कभार की आया लिंडा गॉफ पर गया। रोज फिर से गर्भवती थी। उन्होंने लिंडा को उनके साथ स्थायी रूप से रहने के लिए कहा। 19 अप्रैल 1973 को लिंडा ने माता पिता को नोट छोड़ा कि चिंता ना करें, उसने फ्लैट और नौकरी ढूंढ ली है और कभी मिल लेगी। उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लिंडा ने फ्रेड और रोज दोनों से सबसे भयानक यौन यातना सही। यह स्पष्ट नहीं है कि वह हिंसक अत्याचार के कारण मरी या फ्रेड ने उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने उसकी जान ले ली। फ्रेड ने फिर उसके शरीर को अपने गैराज के निरीक्षण गड्ढे में दफना दिया। पहले अपनी खुशी के लिए उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। उसने कुछ हिस्से डरावनी यादगार के लिए रखे, बाकी अवशेष इंक्लूडिंग बंधा और सिर कटा सिर गड्ढे में फेंककर मिट्टी मलबे से ढक दिए। लिंडा की मां जब क्रोमवेल स्ट्रीट पर उसे ढूंढने आई तो उसने देखा रोज ने लिंडा की चप्पलें पहनी थीं। उसने ये भी देखा कि कपड़े सुखाने की रस्सी पर उसकी बेटी के कुछ कपड़े टंगे हुए थे। फ्रेड और रोज ने कहा कि उन्होंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि उसने एन मरी को मारा था। तलाश जारी रखने के बाद भी लिंडा गॉथ के माता-पिता को बेटी के साथ क्या हुआ जानने में 20 साल लगे। उनका अगला शिकार 15 साल की कैरोल एन कूपर थी, जो एक परेशान किशोरी थी जिसकी मां की मौत हो गई थी और उसके पिता उसका ध्यान नहीं रख पाए थे, इसलिए उसे देखभाल में भेज दिया गया था। कैरल वोस्टर के पाइन्स बच्चों के घर में रह रही थी और शनिवार 10 नवंबर 1973 की शाम को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम बिताने के बाद बस स्टॉप पर खड़ी थी। कैरोल दादी के साथ अगले कुछ दिन बिताने वाली थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। बस में चढ़ने के बाद वो अगले 20 सालों तक गायब रही, जब तक कि उसके कटे फटे अवशेष 25 क्रोमवेल स्ट्रीट के तहखाने के नीचे से नहीं मिले। सिर पर अब भी कपड़ा बंधा था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन संभावना है कि फ्रेड और रोज ने अपनी कार से घूमते समय उसे लिफ्ट दी और उसे क्रोमवेल स्ट्रीट ले गए। कैरल की जिंदगी के विपरीत फ्रेड और रोज की अगली शिकार 21 साल की एग्जीटर यूनिवर्सिटी की छात्रा लूसी पैरिंगटन बिल्कुल अलग थी। वह उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पढ़े लिखे माता पिता अलग हो चुके थे। लूसी दोनों से अच्छे संबंध रखती थी और रोमन कैथोलिक थी। दिसंबर 1973 में लूसी यूनिवर्सिटी से लौटकर क्रिसमस मनाने अपनी मां के घर आई, जो चिल्टनहैम के पास ग्रेटन गांव में था। 27 दिसंबर की शाम को लूसी अपनी दोस्त हेलन से मिलने गई, जो पास ही रहती थी, और लगभग 10-15 बजे रात में लूसी अपनी मां के घर जाने बस पकड़ने निकली। बस स्टॉप हेलन के घर से 3 मिनट से भी कम दूर था। माना जाता है कि लूसी बस छूटने पर फ्रेड और रोज ने शायद अपने बच्चों के साथ उसे लिफ्ट दी, जिससे लूसी को सुरक्षा का झूठा एहसास हुआ। कैरल की तरह उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसकी हत्या से पहले उसे क्रोमवेल स्ट्रीट के तहखाने में बांधा और यौन शोषण किया गया था। जब दोनों ने उसकी हत्या कर दी तो फ्रेड ने एक छोटे सस्ते किचन चाकू से उसके शरीर को भद्दे लेकिन असरदार ढंग से काट डाला। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान फ्रेड ने खुद को भी काट लिया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसी वक्त फ्रेड हाथ में गहरे कट के साथ आपातकालीन विभाग गया था। वेस्ट दंपति के पिछले पीड़ितों के विपरीत लूसी के परिवार ने उसकी गुमशुदगी तुरंत रिपोर्ट की और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गुमशुदा लड़की की तलाश में पुलिस कुत्तों और गोताखोरों ने बड़े पैमाने पर खोजबीन की और मामला टीवी अखबारों में चर्चा में रहा। निसंदेह फ्रेड और रोज
उस समय इन रिपोर्टों से वाकिफ रहे होंगे। लूसी के गायब होने से पहले रोज ने स्टीफन को जन्म दिया, जो फ्रेड और रोज का तीसरा जैविक बच्चा था। फ्रेड मकान मालिक से 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट खरीदने की कोशिश कर रहा था। अप्रैल 1974 में 21 वर्षीय स्विस मूल की थेरीज जिगनथालर ने साउथ लंदन के डेप्टफर्ड में एक पार्टी में हिस्सा लिया। वो तब वुडब्रिज कॉलेज ऑफ फर्दर एजुकेशन में पढ़ती थी। पार्टी के अगले दिन वह हॉलीहेड लिफ्ट लेकर आयरलैंड जाने की फेरी पकड़ने निकली। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान कहीं पर उसकी मुलाकात फ्रेड और रोज से हुई और वो अपनी तय की गई राह से मीलों दूर ग्लॉस्टर की पिछली गलियों में पहुंच गई। दुर्भाग्यवश उसका भी वही हश्र हुआ जो वेस्ट के अन्य शिकारों का हुआ था, और उसे मारने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे तहखाने के नीचे दफना दिया गया, और बाद में फ्रेड ने उसकी कब्र के ऊपर एक नकली चिमनी बना दी। स्विट्जरलैंड में परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका संबंध 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट से होगा। सिर्फ 6 महीने बाद 14 नवंबर 1974 को 15 साल की शर्ली हर्बर्ड बिना किसी सुराग के गायब हो गई। शर्ली को 6 साल की उम्र में हर्बर्ड परिवार ने गोद लिया और वह ड्रॉयटविच, वॉसेस्टरशायर में उनके साथ रहती थी। वह विद्रोही बच्ची थी और पहले भी भाग चुकी थी। हाल ही में गुमशुदगी के वक्त वो शांत थी और नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी। लेकिन जब उसने उसे उसी शाम 9:30 बजे ड्रॉयटविच बस में चढ़ते देखा, वह फिर नहीं दिखी। ये साफ नहीं कि वो क्रॉमवेल स्ट्रीट के तहखाने में कैसे पहुंची। शायद उसे बस स्टॉप या बस से उतरते वक्त उठाया गया था। उसकी जब आखिरकार उसके अवशेष मिले, उसकी कटी खोपड़ी भूरे टेप से लिपटी थी और नाक के पास एक पारदर्शी ट्यूब लटक रही थी। यह उपकरण आमतौर पर अत्यधिक बंधन की स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता था। बेचारी शर्ली के लिए उसकी मौत इन दो भयानक सेक्स दरिंदों के हाथों बेहद दर्दनाक रही होगी। शर्ली के लापता होने की रिपोर्ट हुई, माना गया कि वो फिर भाग गई। इस बात को तब और बल मिला जब सालों तक उसे कई बार देखने का दावा हुआ, जब तक उसकी असली किस्मत सामने नहीं आई। हैरानी की बात है कि वेस्ट बिल चुकाने के लिए किराएदारों को अब भी घर में रख रहे थे। फिर भी वे सभी इस बात से अनजान लग रहे थे कि क्या हो रहा है। हालांकि बाद में कई लोगों को याद आया कि तहखाने से अक्सर बदबू आती थी और बहुत शोर शराबा और चीजों के टकराने की आवाजें आती थीं। हालांकि उस समय उन्होंने बस यही मान लिया था कि यह फ्रेड है, जो घर में अपने कई तथाकथित सुधारों में से कोई काम कर रहा है। हालांकि किराएदार हुआनिता मोट उतनी भाग्यशाली नहीं थी। सस्ते कमरे का ऑफर मिलने पर वो परेशान 15 वर्षीय लड़की क्रॉमवेल स्ट्रीट आ गई थी। हुआनिता वहां कुछ सालों तक रुक रुक कर रही थी। अप्रैल 1975 तक वो घर पर नहीं थी, बल्कि न्यूएंट में अपनी दोस्त जेनिफर बाल्डविन के साथ रह रही थी। जेनिफर की शादी थी और हुआनिता ने 12 अप्रैल 1975 के समारोह में उसके बच्चों की देखभाल की पेशकश की। शादी से एक रात पहले हुआनिता ने ग्लॉस्टर में शाम बिताने का फैसला किया और सड़क किनारे लिफ्ट लेने खड़ी हो गई। फ्रेड और रोज, जो उसे कुछ सालों से जानते थे, उसकी आदतों से वाकिफ थे और शायद उन्होंने उसे लिफ्ट ऑफर की थी। और क्योंकि वो उन्हें जानती थी, उसने शायद खुशी खुशी उनकी लिफ्ट स्वीकार कर ली थी। जुआनिता जेनिफर की शादी में नहीं पहुंची। वो वेस्ट परिवार की एक और शिकार थी। क्रॉमवेल स्ट्रीट लौटने पर उसका मुंह बंद किया गया, जानवर की तरह बांधा गया, तहखाने की बीम से लटकाया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शायद हमले में दम घुटने या सिर पर चोट से उसकी मौत हुई। इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और तहखाने की फर्श के 4 फीट नीचे दफना दिया गया। हैरानी की बात है कि और इससे पहले कभी उसके भागने का कोई संकेत न होने के बावजूद उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कभी नहीं की। अगर उन्होंने किया होता तो क्रॉमवेल स्ट्रीट कनेक्शन पता चल जाता और कई जिंदगियां बचती। ये बताना जरूरी है कि जिस दौरान वेस्ट इन महिलाओं की हत्या कर रहे थे, क्रॉमवेल स्ट्रीट नंबर 25 पुलिस के लिए जाना पहचाना था और वे कभी कभी छोटी मोटी चोरी और गांजा इस्तेमाल के मामलों में उस प्रॉपर्टी पर आते जाते थे। इन दौरों में
फ्रेड और रोज का व्यवहार ऐसा था कि घर में क्या हो रहा है किसी को अंदाजा नहीं था। फ्रेड द्वारा लगातार घर में एक्सटेंशन बनवाने पर भी किसी को शक नहीं हुआ कि वो घर के राज छुपा रहा है। वेस्ट्स ने जिन लड़कियों की हत्या की, उनके अलावा कई लोग उनके अत्याचार के शिकार हुए, पर शर्म और डर के कारण कुछ नहीं बता सके। और शायद सबसे ज्यादा अत्याचार झेलने वाली व्यक्ति थी फ्रेड की बेटी एन मरी, जिसे अपने बचपन के अधिकांश समय में फ्रेड और रोज दोनों ने बलात्कार, यातना और शारीरिक व यौन शोषण का शिकार बनाया। रोज उस बच्ची से इसलिए क्रूर थी क्योंकि वो फ्रेड की दूसरी औरत की बेटी थी, जिससे वो जलती थी। इसके बावजूद एन मरी अपने पिता को आदर्श मानती थी और स्वीकार किया कि वो पिता और रोज के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने उसकी निष्ठा का गलत फायदा उठाया। फ्रेड ने एन मरी का बलात्कार 8 साल की उम्र में शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र में उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दिया। 15 साल की उम्र में वो फ्रेड के बच्चे से गर्भवती हुई, लेकिन एक्टोपिक होने के कारण गर्भपात कराना पड़ा। एन मरी ने अपने पिता और सौतेली मां से जो असहनीय पीड़ा सही, उसे सहना बेहद मुश्किल है, इसलिए हम उसके शोषण के विवरण में नहीं जाएंगे। याद रखें कि फ्रेड और रोज ने एन मरी की मां व 2 सौतेली बहनों की हत्या की थी, जिससे एन मरी की जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एन मरी ने रोजाना अपने साथ हुई घटनाओं का सामना कैसे किया। 1970 तक 25 क्रॉम्वेल स्ट्रीट फ्रेड की मिल्कियत बन गई थी और 2 हिस्सों में बदल दी गई थी। नीचे का हिस्सा जहां परिवार रहता था और ऊपर का हिस्सा जहां किराएदार रहते थे, पूरी तरह से सुसज्जित किराए के कमरे में, जिसमें एक समय में 7 तक किराएदार रह सकते थे और ये लगभग हमेशा महिलाएं ही होती थीं। फ्रेड ने तहखाने को बच्चों का बेडरूम बना दिया, जिससे वहां छुपी 5 लाशें छुपाने का बहाना मिल गया। इसका मतलब था कि बच्चों के बेडरूम बड़ों से पूरी तरह अलग थे, जिससे फ्रेड और रोज बिना रुकावट अपनी यौन यातना में लिप्त हो सकते थे। रोज अपने ग्राहकों का स्वागत खास तौर पर तैयार किए गए हिस्से में करती थी, जिसमें बार, टीवी और फ्रेड के देखने के लिए छेद था। उनके पास फ्रेड, रोज, उनके ग्राहक और संभवतः उनके कुछ पीड़ितों के साथ बनाई गई, घर पर बनाई गई अश्लील वीडियो का एक बड़ा संग्रह भी था। इनके पास बच्चों व जानवरों के साथ बनाई गई अवैध अश्लील वीडियो भी थीं। रोज ने अपनी सेवाओं का विज्ञापन सेक्स मैगजीनों में भी किया था और फ्रेड व रोज ऐसे जोड़ों के संपर्क में थे जिनकी यौन रुचियां उनसे मिलती थीं। एक किराएदार शर्ले रॉबिन्सन नाम की उभयलिंगी महिला थी, जो ग्लोटेस्टर में वेश्या थी। वह रोज की दोस्त बनकर उनके एक कमरे में रहने लगी। उस समय शर्ले सिर्फ 18 साल की थी और जल्द ही फ्रेड और रोज दोनों के साथ यौन संबंध में आ गई थीं। रोज फिर से गर्भवती थी, लेकिन बच्चा फ्रेड का नहीं बल्कि उसके एक वेस्ट इंडियन ग्राहक का था। रोज की घोषणा के कुछ समय बाद शर्ली को भी पता चला कि वो फ्रेड के बच्चे से गर्भवती है। शुरुआत में रोज को इस खबर से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसका बच्चा 9 दिसंबर 1977 को पैदा हुआ, जो एक मिश्रित नस्ल की लड़की थी जिसका नाम उन्होंने तारा रखा, रोज शर्ले से और जलने लगी, जिससे फ्रेड के साथ उसके रिश्ते पर भी असर पड़ा और अब फ्रेड शर्ले से जुड़ने पर पछता रहा था। उसका बच्चा 11 जून 1978 को होने वाला था, एक ऐसा दिन जिसे ना तो मां और ना ही बच्चा देख पाएंगे। शर्ले को उनके डिलीवरी की तारीख से कुछ ही दिन पहले क्रॉम्वेल स्ट्रीट पर गला घोंटकर मार दिया गया था। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि फ्रेड या रोज ने हत्या की थी और उनके ज्यादातर दूसरे पीड़ितों के विपरीत इसमें यौन यातना नहीं थी। वेस्ट्स शार्ली और उसके बच्चे से छुटकारा चाहते थे क्योंकि वे उनके रिश्ते के लिए खतरा थे। अब तक तहखाना भर चुका था, इसलिए फ्रेड ने पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोदा और उसके अवशेष वहीं दफना दिए। शर्ली के शव को बेहद क्रूर और उन्मादी ढंग से टुकड़ों में काटा गया था। उसकी खोपड़ी की खाल उतारी गई थी और उसके अजन्मे बच्चे को शरीर से काट कर निकाला गया, संभवतः उसे बचाने की कोशिश में। सालों बाद उस बच्चे का कंकाल मां की टूटी हड्डियों के पास मिला। वेस्ट्स ने बेरहमी से शर्ली के नाम पर मातृत्व लाभ लेने की कोशिश की। जांच में पता चला कि शर्ली अब क्रॉम्वेल स्ट्रीट में नहीं रहती, इसलिए दावा खारिज हुआ।
कोई और सवाल नहीं पूछा गया और वेस्ट ने जो भी शर्ली के बारे में पूछता उसे बताया कि वह जर्मनी भाग गई है। किसी ने भी शर्ली की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की या उसकी भलाई के बारे में कोई सवाल नहीं किया। शर्ली की हत्या के बाद फ्रेड और रोज फिर साथ आ गए और एक बच्चा करने का सोचा। 17 नवंबर 1978 को रोज ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने लुइस रखा। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र पर फ्रेड का नाम था, लेकिन संभव है कि पिता रोज का कोई ग्राहक था। मई 1978 में रोज के पिता बिल का 60 साल की उम्र में निधन हो गया। बिल रोज के बारे में अफवाह थी कि वह क्रॉमवेल स्ट्रीट पर अक्सर आने से ग्राहकों में शामिल हो गया, पर यह कभी साबित नहीं हुआ। बिल के गुजरने का कम लोगों ने शोक मनाया। उसे चेल्टेनहैम में बिना नाम की कब्र में दफनाया गया। अगस्त 1969 में बिल की मौत के थोड़े समय बाद ही वेस्ट ने एक और शिकार किया। उसका नाम एलिसन चेम्बर्स था। एलिसन जॉर्डन ब्रुक हाउस की निवासी थी, जो ग्लॉस्टर में लड़कियों के लिए एक मान्यता प्राप्त स्कूल था, जहां उन परेशान लड़कियों को रखा जाता था जिन्हें अन्य देखभाल केंद्रों से निकाल दिया गया था। वहां की लड़कियां करीब 15 साल की थीं, जो फ्रेड और रोज के लिए कम उम्र की लड़कियों को क्रॉमवेल स्ट्रीट लुभाने की आदर्श जगह थी। 15 साल की एलिसन बहुत दुखी थी, जो एक काल्पनिक परफेक्ट दुनिया में रहती थी। रोज ने उससे दोस्ती की, उसकी परेशानियां सुनी और फिर रोज और फ्रेड ने मिलकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसे फार्म पर नई जिंदगी का वादा किया। बिल्कुल, यह सब झूठ था, लेकिन एलिसन ने उन पर भरोसा किया। 17 की होते ही उसने जॉर्डन ब्रुक छोड़ दिया और मां को लिखा कि वो एक परिवार में रह रही है और उनके 5 बच्चों की देखभाल कर रही है। संभावना है कि वह फ्रेड और रोज दोनों से पहले ही संबंध बना चुकी थी। लेकिन क्रॉमवेल स्ट्रीट में शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद एलिसन की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर उसे बगीचे में दफना दिया गया। दोस्तों ने वेस्ट परिवार से एलिसन के बारे में पूछा तो रोज ने शुरुआत में झूठा कहा कि वो एक ऐसे फार्म में है जो था ही नहीं। बाद में दोस्त के एलिसन से मिलने की इच्छा पर रोज ने कहा कि एलिसन रिश्तेदारों के साथ रहने चली गई है। जैसा कि उनके कई अन्य पीड़ितों के साथ हुआ, पुलिस ने एलिसन के लापता होने की रिपोर्ट पर कभी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसे आधिकारिक रूप से देखभाल से छुट्टी दे दी गई थी और अब उसे कमजोर नहीं माना जाता था। 1980 में एन मेरी 16 साल की हो गई थी। अपनी लगभग पूरी जिंदगी में एन मेरी को उसके माता पिता द्वारा शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार बनाया गया था और उसे एक बाल वेश्या के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसका दुखद जीवन असहनीय था। 16वीं सालगिरह से पहले एन मेरी आखिरकार उस भयानक जिंदगी से भागकर दोस्तों के साथ रहने लगी। रोज ने बेटे बैरी को जन्म दिया, जिससे एन मेरी के जाने के बाद भी वेस्ट परिवार के 5 बच्चे क्रॉमवेल स्ट्रीट में थे। इनमें सबसे बड़ी 10 साल की हीदर थी और अब जब उसकी सबसे बड़ी बहन जा चुकी थी, फ्रेड ने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया। उसने हीदर से भी वही कहा जो एन मेरी से कहा था कि उसके पिता को उसके साथ सेक्स करने का हक है। उसे भी फ्रेड और रोज द्वारा अक्सर पीटा जाता था। अगले 2 वर्षों में रोज ने 2 और बच्चों को जन्म दिया। 1982 में रोजमेरी जूनियर और 1983 में लुसियाना। इन दोनों बच्चों के पिता फ्रेड नहीं थे, बल्कि माना जाता है कि उनके पिता वही वेस्ट इंडियन व्यक्ति थे जो तारा के भी पिता थे। परिवार के बढ़ने के साथ काम का बोझ उनके बड़े बच्चों पर और भी ज्यादा डाल दिया गया था और हीदर, मे और तारा नियमित रूप से खाना बनाती, सफाई करती और सिलाई करती। खासकर हीदर को उसे दिए गए कामों का दबाव और उसके साथ हो रहे शोषण का बोझ महसूस हो रहा था और वो धीरे धीरे अपने आप में सिमटती जा रही थी। जो कभी पढ़ाई में ध्यान देने वाली छात्रा थी, वो अब स्कूल में मुसीबत में पड़ रही थी। उसने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में दुकान से चोरी करते पकड़ी गई और पुरुषों के ध्यान से भी सतर्क रहती थी। फ्रेड और रोज ने अपनी बेटी का मजाक उड़ाया कि वो लेस्बियन होगी। हीदर वेस्ट पहली बड़ी संतान थी जो घर से भागी, लेकिन वो जल्दी लौट आई और उसे पीटा गया। स्टीफन अगला था जो घर से भागा, लेकिन आम माता पिता के विपरीत वेस्ट दंपत्ति ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। गुमशुदा होने की रिपोर्ट करना तो दूर की बात थी। उसे 3 हफ्ते सड़कों पर छोड़ दिया गया। जब तक वह वापस आया तो हीदर की तरह उसकी पिटाई हुई। हालांकि घर में भयानक अत्याचारों के बावजूद हीदर बहुत बुद्धिमान थी और 1986 की गर्मियों में
उसे अपने 8 सीएससी परीक्षा देनी थी। हीदर ने तय किया था कि वो ये परीक्षाएं पास कर 16 साल की उम्र में नौकरी कर घर छोड़ देगी। अब तक उसके माता पिता स्कूल में चर्चा बन गए थे और रोज गपशप का केंद्र थी, क्योंकि उसके कुछ बच्चे फ्रेड के नहीं थे। हालांकि वेस्ट परिवार के बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वे अपने क्रूर घरेलू जीवन के बारे में एक शब्द भी न बोलें। लेकिन दुख की बात है कि हीदर से कुछ बातें फिसल गईं और उसके माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। शायद इसी गलती ने उसकी किस्मत तय कर दी। हीदर वहां से भागने को बेचैन थी और उसने अपनी शादीशुदा बहन एन मेरी से पूछा कि क्या वो उसके साथ रह सकती है। उसने एक दोस्त को घर की घटनाएं बताईं। दोस्त ने अपने माता पिता को बताया, जो फ्रेड के दोस्त थे, पर उन्होंने अनदेखा कर दिया। हीदर ने परीक्षा के बाद स्कूल छोड़ा और नौकरी के लिए वहां से दूर जाना चाहती थी। अगर उसे नौकरी मिल जाती तो शायद वो जिंदा होती। ये 1980 के दशक का अंत था और नौकरियां बहुत कम थीं। जब हेदर घर में उदास घूमती थी तो फ्रेड और रोज को ये इतना बुरा लगा कि एक दिन झगड़ा हुआ और हेदर उनकी शिकार बन गई। ज्ञात है, हेदर का गला घोटा गया था। हेदर के अवशेष नग्न और बंधे मिले, लेकिन उसके मुंह पर कोई कपड़ा या पट्टी नहीं थी। उसकी हत्या किसने की, यह अज्ञात है। फ्रेड ने इकबाल किया था, फिर भी माना जाता है कि उसकी पहली संतान की हत्या रोज ने की थी। उसकी मौत के बाद फ्रेड ने पागलों की तरह अपनी बेटी के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका सिर और अंग अलग कर दिए और उसकी उंगलियों के नाखून भी उखाड़ दिए। इसके बाद उसने अवशेष काले बैग में डाल दिए। जब बाकी बच्चे स्कूल से घर लौटे और पूछा कि उनकी बहन कहाँ है, तो फ्रेड और रोज ने कहा कि उसे डेवन के हॉलिडे कैंप में नौकरी मिल गई है और वह उसी दिन चली गई। इसके बाद फ्रेड ने अपने बेटे स्टीफन से बगीचे में एक गड्ढा खोदने में मदद करने को कहा, क्योंकि वो वहां एक फिश पॉन्ड लगाने के बारे में सोच रहा था। स्टीफन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही बहन को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। जब स्टीफन ने देखा कि उसने जो गड्ढा खोदा था वो भर दिया गया है, तो फ्रेड ने शांतिपूर्वक उसे बताया कि उसने फिश पॉन्ड बनाने का इरादा बदल दिया है और बाद में उस जगह पर एक पैटियो बना दिया। हेदर के जाने के बाद फ्रेड ने मे की ओर ध्यान दिया, पर उसने उसके यौन प्रस्ताव गुस्से में ठुकरा दिए और रोज के सामने उसकी छेड़छाड़ मजाक बन गई। फ्रेड ने हेदर की तरह मे पर भी समलैंगिक होने का आरोप लगाया, जिससे दोनों में तनाव बढ़ा। लेकिन मे को एक बॉयफ्रेंड मिल गया था और उनकी मुलाकात के 4 महीने के भीतर ही वो क्रॉम्वेल स्ट्रीट में आकर रहने लगा। मे ने बताया कि इससे वो पिता के बलात्कार से बची। बाद में फ्रेड और रोज ने दोनों को घर छोड़ने को कहा और वे क्रॉम्वेल स्ट्रीट से दूर नया घर खरीदने में सफल हुए। मे का फ्रेड द्वारा कभी यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन 5 साल की उम्र में फ्रेड के भाई जॉन ने उसका बलात्कार किया था। मे ने फ्रेड और रोज के साथ अपने बचपन से बचने पर किताब लिखी है। हेदर की हत्या के बाद के वर्षों में ऐसा लगा कि फ्रेड और रोज थोड़े शांत हो गए थे। रोज अब वेश्या के रूप में काम नहीं कर रही थी और अब किराएदार भी नहीं रखती थी, और दोनों, जिन्हें सोशल सर्विसेज से कुछ बार मुलाकातें हुई थीं, बाहरी दुनिया के सामने एक सम्मानजनक जीवन का दिखावा करने के लिए उत्सुक थे। वेस्ट दंपत्ति के विवाह में तनाव था और एक समय रोज ने घर छोड़कर बच्चों के स्कूल के पास बेडसिट किराए पर लिया। वो फ्रेड की सेक्स की मांगों से थक गई थी और फ्रेड को बताए बिना रोज ने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया। अगस्त 1992 में पुलिस ने 25 क्रॉम्वेल स्ट्रीट पर छापा मारकर फ्रेड को उसकी 13 वर्षीय बेटी लुईस के साथ बलात्कार और यौन शोषण के शक में गिरफ्तार किया, जिससे बाकी सब महत्वहीन हो गया। इस गिरफ्तारी के बाद वेस्ट के बाकी बच्चों को भी सरकारी संरक्षण में ले लिया गया। रोज को गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया। दोनों पर आरोप लगे थे, फ्रेड पर बलात्कार व अप्राकृतिक यौन संबंध, रोज पर अवैध यौन संबंध के लिए उकसाने और बच्चे के प्रति क्रूरता का आरोप था। बाद में पता चला कि फ्रेड और रोज ने लुईस को पढ़ाई से हटा लिया और रोज ने स्कूल से कहा कि वो रिश्तेदार के पास गई है, जिस पर स्कूल ने विश्वास कर लिया। असल में लुईस का शोषण उसके माता पिता कर रहे थे और उन्हें डर था कि वो अपने स्कूल के साथियों को सच बता देगी। हालांकि फ्रेड और रोज ने अपनी बेटी को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो परिवार टूट जाएगा,
लेकिन आखिरकार लुइस ने एक दोस्त पर भरोसा किया, जिसने अपनी मां को बताया, और फिर उसकी मां ने पुलिस को सूचना दी। फ्रेड की हिरासत के दौरान रोज ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की। अजीब बात यह थी कि रोज ने फ्रेड के प्रति अपना रवैया भी बदल लिया। वो अक्सर बर्मिंघम के जमानत पर रहने वालों के हॉस्टल में उससे मिलने जाती थी, और देखने वालों ने कहा कि वे प्यार में डूबे किशोरों जैसे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरोपों ने वेस्ट की शादी को खत्म करने के बजाय उसमें फिर से जान डाल दी हो। कई लोगों ने माना कि रोज ने अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार में अपनी भूमिका के बारे में फ्रेड को चुप रखने के लिए चाल चली। कोर्ट में दोनों ने आरोपों से इनकार किया और साथ में कटघरे में खड़े हुए। जज ने बताया कि वेस्ट के तीनों छोटे बच्चों, जिनमें लुइस भी थी, ने माता पिता के खिलाफ गवाही नहीं दी, जिससे मामला कमजोर हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। सबसे अहम यह था कि सामाजिक सेवाओं ने उनके छोटे बच्चों को साथ रखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपने 4 सबसे छोटे बच्चों की वापसी के लिए लड़ने की बजाय उनका साथ छोड़ दिया। उनके कपड़े और खिलौने कमरों से हटाकर फेंक दिए। उन्होंने तो यहां तक बात की कि वे और बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन चूंकि रोज की आखिरी संतान के बाद उसकी नसबंदी हो चुकी थी, इसलिए पहले उसे रिवर्स कराना जरूरी था। रोज ने ऑपरेशन करवाया और खुशकिस्मती से वो फिर गर्भवती नहीं हुई। हालांकि फ्रेड और रोज को यह विश्वास था कि वे कानून से अपनी ताजा मुठभेड़ से बच निकले हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि पुलिस उनकी पहली संतान हीदर के बारे में जांच कर रही थी कि वो कहां है। उन्होंने लुइस के साथ दुर्व्यवहार की जांच के दौरान हीदर के ठिकाने के बारे में पूछा और चिंता जताई कि फ्रेड और रोज अपनी बेटी को लेकर कितने लापरवाह थे। असल में एक जासूस, कांस्टेबल हैजल सैवेज, जो इस मामले पर काम कर रही थीं, उन्हें फ्रेड वेस्ट याद थे जब वो एक युवा पीसी थीं, और उन्हें फ्रेड की पहली पत्नी को स्कॉटलैंड से लाने का काम सौंपा गया था जब वो चोरी के मामले में मुकदमे का सामना करने वाली थीं। ग्लॉस्टर लौटते समय रीनी ने पीसी सैवेज पर भरोसा किया था और उन्हें अपने पति फ्रेड के साथ जटिल और अपमानजनक जीवन के कई विवरण बताए थे। सैवेज रीनी के मुकदमे में फ्रेड से मिली तो उन्हें रीनी की सालों पुरानी बातें याद आ गईं। डिटेक्टिव सैवेज ये मामला नहीं छोड़ने वाले थे। वेस्ट की कहानी में कई गड़बड़ियां थीं और वो हेथर के साथ क्या हुआ जानने को दृढ़ थीं। उन्हें नहीं पता था कि आगे वे क्या भयानक बातें बताएंगी, लेकिन एक बात तो तय है, अगर वो सच तक पहुंचने के लिए इतनी दृढ़ न होती तो शायद वेस्ट अपने अपराधों से बच निकलते। ऐसा लगता है कि हीदर की मौत से गिरफ्तारी तक 6 सालों में उन्होंने किसी और की हत्या नहीं की और पुलिस से दूर रहे। हीदर को लेकर चिंता तब बढ़ी जब वेस्ट के एक बच्चे ने केयर वर्कर से कहा कि हीदर को आंगन के नीचे दफनाया गया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। 24 फरवरी 1994 को पुलिस ने 25 क्रॉम्वेल स्ट्रीट पर दरवाजे की घंटी बजाई। उनके पास सर्च वारंट था, जिससे वे हीदर वेस्ट की गुमशुदगी के मामले में बगीचे की तलाशी ले सकते थे। फ्रेड और रोज दोनों को पूछताछ के लिए ले जाया गया। कुछ समय बाद फ्रेड ने बेटी हीदर की हत्या कर उसे क्रॉम्वेल स्ट्रीट के पीछे वाले बगीचे में दफनाने की बात मानी। वह पुलिस के साथ घर भी गया और उन्हें बताया कि कहां खुदाई करनी है। उसके इकबाले जुर्म के बाद रोज को घर लौटने की इजाजत मिली। पुलिस जब बगीचे में खुदाई कर रही थी, रोज और उसके 2 बड़े बच्चे घर पर थे। उन्होंने पहले एक पैर की हड्डी निकाली थी, फिर पैर की 2 और हड्डियां मिलीं, जिससे क्रॉम्वेल स्ट्रीट की भयावहता उजागर होने लगी। इसी दौरान फ्रेड ने 2 और हत्याएं स्वीकार कीं, जबकि रोज ने अपना कोई संबंध होने से इनकार किया। रोज और बड़े बच्चों से दोबारा पूछताछ हुई, फिर उन्हें घर जाने दिया गया। अब साफ था कि वे क्रॉम्वेल स्ट्रीट पर नहीं रह सकते। सबको सुरक्षित ठिकाने भेजा गया। रोज ने फ्रेड को लगातार दोषी ठहराया। बच्चे भी उस पर यकीन करने लगे। ये कहानी अखबारों में छप चुकी थी और पत्रकार व टीवी कैमरे क्रॉम्वेल स्ट्रीट पर इकट्ठा हो गए थे। अब पुलिस बगीचे और तहखाने की खुदाई कर रही थी और पता चला कि वे कम से कम 9 और पीड़ितों की तलाश में हैं। फ्रेड हर अपराध की जिम्मेदारी लेता रहा, लेकिन रोज और उसके बड़े बच्चों को सुरक्षित घर में रिकॉर्डिंग होने का पता नहीं था। अब अखबारों में खौफ का घर जैसी सुर्खियां छप रही थीं। फ्रेड की गिरफ्तारी के 2 महीने बाद रोज को लिंडा गफ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
रोज ने उससे पूछे गए हर सवाल का जवाब नो कमेंट कहकर दिया। फ्रेड हर सवाल का जवाब देते हुए अपने अपराधों की जानकारी दे रहा था, लेकिन रोज को इसमें शामिल बताने से इनकार कर रहा था और कह रहा था कि सब कुछ उसने अकेले किया। उसने मच मार्कल में उन्हें खेत दिखाया था जहां उसने रीनी को दफनाया। वहीं पास के खेत में अन्ना मैकफॉल के अवशेष भी मिले। चारमैन के अवशेष भी उनके पुराने घर मिडलैंड रोड में रसोई के फर्श के नीचे पाए गए थे। रोज पर 9 और फ्रेड पर रेनी व चारमैन की हत्या समेत 2 आरोप थे। चारमैन की मौत से पुलिस हैरान रह गई थी। फ्रेड ने बाकी महिलाओं की हत्या कैसे की, इस बारे में वो बहुत स्पष्ट था, लेकिन चारमैन की मौत कैसे हुई, इस पर वो बार-बार अपनी कहानी बदलता रहा। जुलाई 1994 के अंत में फ्रेड की गिरफ्तारी के बाद फ्रेड और रोज पहली बार मिले। वे दोनों ग्लॉस्टर में रिमांड सुनवाई में साथ खड़े थे। फ्रेड ने बेताबी से रोज से बातचीत करने की कोशिश की। उसने उसके कंधे पर हाथ रखने और नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन रोज ने उसे ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया, सीधे आगे देखते हुए, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसे शायद ही कोई तवज्जो दी। फ्रेड उस महिला के अपमान से टूट गया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था और अब भी चाहता था। फ्रेड और रोज की आखिरी मुलाकात ग्लॉस्टर में रिमांड सुनवाई के दौरान हुई। अब तक सभी शव बरामद किए जा चुके थे और फ्रेड और रोज पर संयुक्त रूप से 9 हत्याओं का आरोप लगाया गया था। फ्रेड पर अन्ना मैकफॉल, रेनी और चारमैन की 3 और हत्याओं का आरोप था। फ्रेड को पहले ही बताया गया था कि रोज उससे बात नहीं करना चाहती और मिलने पर रोज ने उसे बेरहमी से फिर से ठुकरा दिया और मुश्किल से उसकी ओर देखा। फ्रेड इस समय तक पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इसकी वजह उसके ऊपर लगे सीरियल मर्डर के आरोप नहीं थे, बल्कि रोज द्वारा उसे ठुकराया जाना था। गिरफ्तारी के बाद उसने रोज से कोई हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं सुनी। उसने स्टीफन और एन मैरी के जरिए रोज को कई संदेश भेजे कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वो गहरे अवसाद में चला गया और अक्सर अपनी कोठरी में रोता था। उसे विंसन ग्रीन जेल में रिमांड पर रखा गया था और एक रिमांड कैदी होने के नाते उसे कुछ सुविधाएं दी गई थीं, जैसे एक सिंगल बेड, संगीत सिस्टम की सुविधा, अपनी चादर और तकिए के कवर। फिर भी जीवन कठिन था, लेकिन फ्रेड ने इन हालात में भी खुद को ढाल लिया और सलाखों वाली खिड़कियों पर पर्दे भी लगाए। 1995 के नए साल पर फ्रेड ने नाश्ता किया और व्यायाम के मैदान में दोपहर के खाने का चयन किया। इसके बाद वह अपनी कोठरी में वापस गया और रोज को एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था, रोज के लिए नया साल मुबारक हो जान, हमेशा और हमेशा के लिए मेरा सारा प्यार। 11:30 पर उसने अपना खाना लिया और उसे खाने के लिए अपनी कोठरी में वापस चला गया, जहां उसे 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन फ्रेड ने खाना खाने की बजाय बिस्तर की चादरें फाड़ कर पट्टियां बनाईं और उन्हें गूंथ कर मजबूत फंदा बना लिया। इसके बाद वह कुर्सी पर खड़ा हुआ और फंदे को अपनी कोठरी के वेंटिलेशन शाफ्ट में डाल दिया और कुर्सी पर खड़े खड़े उसने एक फांसी का फंदा बनाया और उसे अपने सिर पर डाल लिया। फिर उसने कुर्सी को लात मारकर हटा दिया। फ्रेड की गर्दन तुरंत नहीं टूटी, यानी वह धीरे धीरे घुटा और उसे बहुत दर्द हुआ। फ्रेड वहां 55 मिनट तक लटका रहा, जब तक कि गार्ड्स ने आकर उसे नहीं देखा। जब उन्होंने देखा कि उसने क्या किया है, तो उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रेड ने अपनी सेल की दीवार पर खरोच कर लिखा था, फ्रेडी द मास मर्डरर फ्रॉम ग्लॉस्टर, मानो उसे इस पर गर्व हो। उसने कई अनसेंड खत छोड़े थे, जिनमें रोज उसने अपना प्यार जताया था। फ्रेड की मौत के बाद पीड़ितों के परिवारों ने इस बात की आलोचना की कि फ्रेड को खुदकुशी करने कैसे दिया गया और कैसे उसने उनके प्रियजनों की मौत के मामले में मुकदमे से उन्हें वंचित कर दिया। इसके अलावा एक असाधारण कदम में इस मामले की नायिका हेजल सेवेज एक एजेंट से इस केस पर अपने संस्मरण लिखने के लिए 1 मिलियन पाउंड की रकम पर बात कर रही थीं और उनकी इस हरकत की जांच के बाद उन्हें इस केस से हटा दिया गया। हैरानी की बात है कि फ्रेड के बड़े बच्चे एन, मैरी, मे और स्टीफन पिता के लिए गहरा शोक मना रहे थे, जबकि उन्होंने सालों तक उन पर अत्याचार किया। हालांकि जब रोज को उसके पति की मौत के बारे में बताया गया, तो उसने कोई बाहरी भावनाएं नहीं दिखाईं।
शायद उस पर यह बात साफ हो गई थी कि अब उसे और फ्रेड के अपराधों की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और शायद इसी वजह से उसकी कानूनी टीम ने आरोप हटवाने के लिए पूरी कोशिश की। रोज ने कुछ नहीं स्वीकारा था और शुरू में फ्रेड ने भी अपनी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन अब वो जा चुका था। जजों ने फैसला किया कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और रोज पर आरोप हटाने की बजाय 8 साल की चारमाइन की हत्या का एक और आरोप जोड़ दिया, जिससे उस पर कुल 10 हत्या के आरोप हो गए। फ्रेड की मौत के बाद उसके लिए बहुत कम सहानुभूति थी। हालांकि अपराधों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं था, उसे जनता द्वारा नफरत की नजर से देखा जाता था और यहां तक कि साजिश के सिद्धांत भी थे कि जेल अधिकारियों ने आत्महत्या में मिलीभगत की थी या यहां तक कि उसमें मदद भी की थी। हालांकि बाद में यह सामने आया कि इसका कोई सबूत नहीं था और फ्रेड को फांसी पर लटका हुआ मिलने के बाद उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। फ्रेड ने मच मार्कल की पारिवारिक कब्रगाह में दफन होने का अनुरोध किया था। उसने यहां तक कि अपनी कब्र के पत्थर पर क्या बनवाना है इसकी एक ड्राइंग भी छोड़ी थी। वो शांतिपूर्वक अपनी पत्नी रोज का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल यह संभव नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद फ्रेड का शव 3 महीने डीप फ्रीज में रहा। कोई अंतिम संस्कार संचालक या चर्च उन्हें दफनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार फ्रेड के बेटे स्टीफन की एक कहानी के बदले न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार ने एक ऐसा शमशान ढूंढने के लिए सहमति दी जो अंतिम संस्कार करने को तैयार था, और अंततः फ्रेड का अंतिम संस्कार कनली शमशान घाट, कोवेंट्री में 29 मार्च 1995 को किया गया। मीडिया को खबर मिल गई थी, वहां टीवी कैमरे और पत्रकारों की भीड़ थी। फ्रेड के बच्चे स्टीफन, मे और तारा उस संक्षिप्त सेवा में शामिल हुए। बाद में फ्रेड की बड़ी बेटी एन मैरी आईं, जो परेशान थीं क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। फ्रेड और रोज ने उसके साथ जो कुछ किया था उसके बाद यह समझना मुश्किल है। वो अब भी अपने पिता को चाहती थी और श्रद्धांजलि देना चाहती थी। स्टीफन फ्रेड की राख मच मार्कल ले गया ताकि वो माता पिता की कब्रों के पास बिखेर सके, लेकिन एन मैरी ने कलश पकड़ लिया। एक झड़प हो गई और एन मैरी राख को फ्रेड के भाई डग के घर ले गई। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ अज्ञात है। रोज ने पति के भाग्य में रुचि नहीं ली और लगातार अपनी बेगुनाही पर अड़ी रहीं। उनके बड़े बच्चे स्टीफन, मे और तारा भी यही मानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उनके पिता ही सभी हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। इस समय उन्हें मां की असली संलिप्तता की जानकारी नहीं थी। रोज का मुकदमा 3 अक्टूबर 1995 के लिए तय किया गया था और ये विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में होना था। इस समय उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी और उसे आत्महत्या की आशंका के कारण निगरानी में रखा गया। मुकदमे से पहले रोज को पकल चर्च रिमांड सेंटर से विंचेस्टर जेल भेजा गया। मुकदमा शुरू होने पर रोज को अपनी बेगुनाही का पूरा भरोसा था और वो मुकदमे के बाद आयरलैंड जाने की सोच रही थी। उसके बड़े बच्चों को उसकी बेगुनाही पर विश्वास था और वे उसके लिए वह अपने पिता की बनाई गड़बड़ी के लिए दुखी थे। वे मुकदमे में शामिल नहीं हुए पर फैसले के वक्त वहां थे। सबसे अहम बात थी कि एन मेरी ने रोज के खिलाफ गवाही देने का तय किया। उसका बयान बहुत दर्दनाक था और गवाही के दौरान वो इतनी परेशान हुई कि आत्महत्या की नाकाम कोशिश की। फ्रेड और रोज के अपराधों की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फ्रेड का भाई जॉन भी एन मेरी के साथ बलात्कार और यातना में शामिल था और उस पर भी मुकदमा चलना था। फ्रेड की तरह उसने भी मुकदमे से पहले आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि वो फ्रेड और रोज के अपराधों के बारे में जानता था और शायद शामिल भी था। ब्रायन लेविसन ने अभियोजन पक्ष से रोज को मजबूत, संसाधनशील और सेक्स की दीवानी महिला बताया, जो फ्रेड वेस्ट की आदर्श साथी थी। 3 पीतल के बंदरों की तरह उसने कहा कि उसने कोई बुराई नहीं देखी, सुनी या बोली, जबकि वो ऐसे घर में थी जहां महिलाओं के साथ बलात्कार, विकृति और हत्या होती थी। उन्होंने कहा, फ्रेड की मौत रोज के लिए सबसे बड़ा तोहफा थी, क्योंकि अब उससे जिरह नहीं हो सकती थी और संभव है कि अदालत में साबित हो जाता कि वो झूठा और उसका साथी था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फ्रेड और रोजमेरी वेस्ट एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे और दोनों साथ थे। बेशक बचाव पक्ष इससे असहमत था,
लेकिन इस समय तक कुछ सबूत और गवाहों के बयान, खासकर कैरोलिन ओवेंस और एन मैरी के, बहुत भारी पड़ रहे थे। बुधवार 21 नवंबर 1995 को जूरी ने रोज को चारमैन, अपनी ही बेटी हीदर और शर्ली रॉबिन्सन की हत्या का दोषी पाया। इसके बाद वे 7 अन्य पीड़ितों पर विचार करने चले गए। जब वे लौटे, रोज सभी मामलों में दोषी पाई गईं। सजा सुनाते हुए जस्टिस मैंटल ने रोज को खड़े होने को कहा। फिर उन्होंने कहा, रोज मेरी पॉलिन वेस्ट हत्या के 10 मामलों में, जिनमें आपको जूरी द्वारा सर्वसम्मति से दोषी ठहराया गया है, सजा आजीवन कारावास है। अगर मेरी राय मानी जाए तो आपको रिहा नहीं किया जाएगा। रोज को ले जाया गया। उसने भाव नहीं दिखाया। अब वो बाहरी दुनिया नहीं देख पाएगी। फ्रेड और रोज के अपराध कहानी जैसे लगते हैं। यह समझना मुश्किल है कि 2 लोग इतने क्रूर और विकृत कैसे हो सकते हैं। उनका मामला भी बहुत दुर्लभ है। वे एक ऐसा जोड़ा थे जो देखने में खुशहाल शादीशुदा लगते थे, जिन पर होम लोन था और परिवार था, जो शहर के बीचों बीच एक ऐसी गली में रहते थे जहां वे अपने पड़ोसियों का हंसते हुए अभिवादन करते थे। हर रोज एक ऐसे घर में रहते हुए जो एक शॉपिंग सेंटर और पुलिस स्टेशन के पास था, जहां से हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते थे। वे पूरी तरह अनजान थे उन डरावनी घटनाओं से जो वहां घट रही थीं। वे इस मायने में भी दुर्लभ थे कि उनमें से कोई भी कभी नशे या शराब के प्रभाव में नहीं था। उन्होंने अपराध केवल अपनी विकृत यौन इच्छाओं के लिए किए, और भले ही दोनों की बुद्धि औसत से कम थी, वे मानसिक रूप से विकलांग नहीं थे। एक बात जो उनमें समान थी, वो था उनका शोषणपूर्ण बचपन और उनके पिता की बाल यौन प्रवृत्तियां, और फ्रेड के मामले में संभवतः उसकी मां भी। उन दोनों की बच्चों के मामले में कोई नैतिक सीमाएं नहीं थीं। कई लोगों का मानना है कि किशोरावस्था में फ्रेड के हादसे से उसका व्यक्तित्व बदला, जबकि रोज के पास ऐसा कोई कारण नहीं था। यह भी निश्चित है कि फ्रेड और रोज ने कई और युवा लड़कियों की हत्या की थी, लेकिन दुख की बात है कि उनके परिवारों के लिए फ्रेड अब यहां नहीं है अपनी कहानी बताने के लिए, और रोज अब भी अपनी बेगुनाही का दावा करती है और फिलहाल अपील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल हो रही है। महिला सीरियल किलर दुर्लभ होती है, लेकिन अपनी बेटी को शिकार बनाना और भी अनसुना है। जिस पल रोज ने शारमैन की हत्या की, जब वो सिर्फ 17 साल की थी, और उसकी लाश को फ्रेड के निपटाने के लिए संभाल कर रखा। जब वो जेल से बाहर आया तो वे दोनों एक टीम बन गए, रहस्य और झूठ का एक घातक जानलेवा मिश्रण, जिसने उनके बीच ऐसा बंधन बना दिया जो किसी भी शादी की कस्मों से ज्यादा मजबूत था। निस्संदेह वे इसमें असफल हो रहे थे। इसका मतलब था कि उनके अपराध 20 साल तक नहीं पकड़े गए। 1972 और 1992 के बीच वेस्ट बच्चों ने अलग अलग चोटों के साथ हैरान कर देने वाले 31 बार आपातकालीन विभाग ए और ई का दौरा किया था। फिर भी किसी ने परिवार की जांच करने के बारे में नहीं सोचा। कुछ बच्चों में यौन संचारित रोग, बोलने में दिक्कत और आंखों में तिरछापन जैसे दुर्व्यवहार के क्लासिक लक्षण थे। सोशल सर्विसेज को बताया गया कि वेस्ट बच्चे अक्सर क्रॉमवेल स्ट्रीट पर अकेले रहते हैं, लेकिन परिवार से मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्रेड और रोज की 12 में से 6 पीड़ितों की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवार या दोस्तों ने नहीं कराई थी। हीदर के मामले में फ्रेड और रोज दोनों के विस्तारित परिवार में से किसी ने भी कभी यह सवाल क्यों नहीं किया कि वो कहां हैं। एक बात लगभग तय है, ग्लॉस्टरशायर और हेरफोर्डशायर के ग्रामीण इलाकों में कई छुपी डरावनी बातें हैं जो किसी न किसी को एक दिन यूं ही मिल जाएंगी। अगर फ्रेड जीवित होता तो शायद वो कुछ रहस्य उजागर कर देता, लेकिन रोज वेस्ट के रहते जिनके प्रियजन गायब हुए हैं, उनके दुख कम होने की संभावना उतनी ही कम है जितनी कि उसके अपने अपराध मानने या पछतावा दिखाने की। जहां तक क्रॉमवेल स्ट्रीट के घर की बात है, वो अब बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। कुछ साल बाद नगर परिषद ने उसे गिरा दिया और अब वहां कंक्रीट पगडंडी है। रोज का परिवार अब जेल में उससे मिलने नहीं जाता, और सालों में उनमें से कुछ ने ब्रिटेन के सबसे खतरनाक सीरियल किलर फ्रेड और रोजमेरी वेस्ट की संतान होने के अपने जीवन के बारे में बात की है।